वाराणसी में बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। पहली ही बारिश में तालाब बन गई हैं शहर की सड़कें। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। सुबह से वाराणसी में जबरदस्त बारिश हुई। तो वाराणसी का हाल है, हर वर्ष हमने देखा है कैसे नगर निगम के तमाम दावे फिसड्डी साबित हुए हैं। उनकी पोल खुली है जब बारिश शुरू हुई है। इस वर्ष भी तस्वीर वही है, कुछ भी नहीं बदला है। पहले ही बारिश में तालाब बन गई हैं शहर की सड़कें। घरों में पानी घुस गया है वाराणसी। आप देख लीजिए झमाझम बारिश का ये मंजर वाराणसी का है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। नीतीश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीतीश, हर साल नगर निगम का दावा होता है कि हालात इस बार बेहतर दिखाई देंगे, सड़कें सुव्यवस्थित होंगी, बारिश का पानी नालियों में बहकर निकल जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। और हर वर्ष हमने देखा है कि ये दावे निरर्थक साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं। इस बार कितने झूठे साबित हुए? राजेंद्र जी, हर बार की तरह इस बार भी जो दावे हैं वो पूरी तरह से किताबी साबित हुए हैं। जो दावे हैं वो फाइलों तक ही सीमित रह गए हैं और जमीन पर जो सच की तस्वीर वो ये है कि जल जमाव अपने चरम पर है। जो अगर बात करें शहर के इलाकों की बात करें तो गोदौलिया, इसके साथ ही नई सड़क इलाका लौराबेर, अगर बात करें तो अंतरा पुल के साथ ही शहर का हर वो इलाका इस समय जलमग्न हो चुका है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। स्थिति ये है कि रेलवे ट्रैक पर भी पानी लग रहा है और जो सड़क है उन पर भी पानी लग रहा है। जो चौराहे हैं वो भी पानी से पूरी तरह से लबालब है। तो पूरी काशी इस समय जलमग्न दिखाई दे रही है। अब वादों की भी बात कर देते हैं। सबसे पहले जिस तरह से तैयारियों को लेकर हमने नगर निगम के प्रशासन से बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि जो नालों की सफाई है वो पूरी तरह से कर दी गई है और इस बार इन्होंने खास इंतजाम किया है कि किसी भी तरह से पानी को लगने नहीं दिया जाएगा। लेकिन शायद ये नगर निगम भूल गया था कि अगर बारिश अपना रौद्र रूप लेती है, जिस तरह से आज सुबह से लगातार बारिश होती है, तो उस स्थिति में कैसे इस समस्या से निपटेंगे। और यही हुआ है कि शहर के साथ बनारस में आज जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हर ओर जल जमाव है और आम जनता परेशान हाल दिखाई दे रही है। राजेश जी, कोई इंतजाम अभी भी होता दिखाई दे रहा है आपको जनता की परेशानी समाप्त करने का? राजेश जी, अगर बताएं इंतजामों के बारे में तो सुबह से जो कहा जा रहा है कि जो मशीनें आई हैं, जो मशीनें जल जमाव को निकालने के लिए, जो जल जमाव से मुक्ति के लिए जो मशीनें आई हैं वो लगातार चक्रमण कर रही हैं। लेकिन जल जमाव एक इलाके में हो तो शायद इन मशीनों को सफलता मिल जाए, लेकिन एक इलाके की ये समस्या नहीं है। शहर का हर इलाका इस समय जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है और ऐसे में नगर निगम की टीम, मशीन वाली टीम को खासा मशक्कत झेलनी पड़ रही है जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए चौराहों को और बात करें तो सड़क के किनारों को। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश। तो आपको बताएं कि वाराणसी में आज की सुबह झमाझम बारिश लेकर आई। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन जनजीवन ठहर सा गया। सड़क पर जल जमाव दिखाई दिया। बारिश के चलते लोगों को खुद को घरों में कैद करना पड़ा। आपको ये भी बताएं कि बारिश मानसून की बारिश है। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। वाराणसी में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम को बारिश ने राहत दी है, लेकिन इसके साथ ही जल जमाव आम जनता के लिए दिक्कत बन रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी के कई क्षेत्रों में जल जमाव देखने को मिल रहा है और ये बारिश अब जनजीवन के ठहरने का कारण बन गई है। तो मानसून पूरी तरह से अपने शबाब पर आ चुका है। बनारस सहित अगर बात करें तो कई जिलों में बारिश अपने पूरी तरह से मिजाज में ठंडक दे रही है और इसके साथ ही आम जन के लिए दिक्कत का कारण बन रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। इधर श्रावस्ती में लगातार राप्ती का कहर जारी है। राप्ती लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ इतनी भीषण है कि राप्ती की चपेट में दर्जनों गांव आ गए और पूरी तरह से जलमग्न। सर्राफ, भौसई, अशरफ नगर और उत्तमपुर जैसे दर्जनों गांव के लोग अभी भी गांव में ही फंसे हुए। वहीं प्रशासन उनको गांव से बाहर निकालने को लेकर प्लानिंग कर रहा है, लेकिन पानी की धार इतनी तेज है कि गांव में पहुंचना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। घंटे की बारिश ने कहर बर्पा कर दिया है। राप्ती खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं
कल थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन आज मौसम ने फिर करवट लिया है। राप्ती की आगोश में करीबन 1 से 1.5 दर्जन गांव समाहित हो चुके हैं। उसमें पानी भरा हुआ है गांव में पूरी तरीके से। हर घर में लोग फंसे हुए हैं। लोग छतों के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पीछे हमारे कुछ गांव हैं, ये गांववासी देखिए पानी से होकर आ रहे हैं। आइए इनसे बात भी करेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है। कहाँ से आ रहे हैं आप? ग्राम सभा सर्रा से आ रहे हैं। क्या स्थिति है? आप लोग पानी में घिरे हुए हैं, कैसे खाना पीना आप लोगों का होगा? खाना पीना कहाँ खाओगा है, रात में यहाँ पूरा घर में पानी भर गया है। घर में पानी गए, कैसे रह रहे हैं, क्या है स्थिति? अरे घर में क्या, छत पे गुजर बसर कर रहे हैं। छत पे गुजर बसर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग छत पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये लोग इस गांव से, सर्रा गांव से आ रहे हैं और पूरी तरीके से सर्रा गांव में पानी घिरा हुआ है। इसी तरह भैंसाओं गांव है, यहाँ पे 2-3 गांव ऐसे, अशरफ नगर है, जहाँ पर पानी पूरा सैलाब घरों में घुस चुका है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। बहरहाल ये लोग गांववासी हैं, किसी न किसी तरीके से लोग आते हैं और मार्केट जाकर कुछ खाने पीने की सुविधाएं कर रहे हैं। पूरा परिवार इनका छतों पर अपना जीवन यापन कर रहा है इस वक्त। बहरहाल प्रशासन की तरफ से भी तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। लोग प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुँच के तमाम सुविधाएं पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मार रिजवी, एबीपी गंगा, श्रावस्ती। देखा आपने क्या हाल है, कैसे खतरे के निशान से ऊपर बहती नदी की वजह से लोग डर के साए में जी रहे हैं, परेशान हैं। राप्ती के रौद्र रूप की हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर में राप्ती सड़क के ऊपर से बह रही है और लोग तेज बहाव के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर राप्ती के रौद्र रूप से हो रहे कटान की, जहां राप्ती की धारा के सामने जो आ रहा है, राप्ती उसे अपने साथ बहा कर ले जाने को आतुर दिखाई दे रही है। और तीसरी तस्वीर घरों में घुसे नदी के पानी की है। 3 तस्वीरें राप्ती के तहत की। लगातार नदियां उफान पर और परेशानी का सबब। और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 31 जुलाई तक सीबीएसई की 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को रिजल्ट का फॉर्मूला बताया। 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड रिजल्ट का आधार होगा। 10वीं के 3 मुख्य विषयों के आधार पर 30% अंक मिलेंगे। सीबीएसई की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने पक्ष रखा है। पहले की तरह छात्र अंकों से खुश नहीं है तो परीक्षा दे सकते हैं, ये बात भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताई है। परीक्षा में शामिल होने का विकल्प अंक सुधारने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सजेस्ट किया, इसको स्वीकार किया सीबीएसई ने। तो ये विकल्प उन छात्र छात्राओं के लिए है जो इस मार्किंग सिस्टम से नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। वो हालात सामान्य होने पर परीक्षा देने का विकल्प उनके पास होगा, उसका वो उपयोग कर सकते हैं, उस विकल्प को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और पुनः मूल्यांकन के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया वो ये है, 10वीं की परीक्षा के आधार पर 30% अंक 3 मुख्य विषयों में, 11वीं की परीक्षा में जो 3 विषयों के अंक हैं उसके हिसाब से 30% और 12वीं के जो प्री बोर्ड इम्तिहान है उसके लिए 40%। ये फॉर्मूला सीबीएसई ने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार रखा कि जो छात्र छात्राएं इस मार्किंग सिस्टम से असंतुष्ट हों, वो विकल्प उनके लिए होना चाहिए परीक्षा देने का फिर से और अंक सुधार कर। ये सीबीएसई ने फॉर्मूला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है सारा विषय। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल की बात कही है अंक सुधार वाली बात पर। सीबीएसई ने जो कहा, जो फॉर्मूला बताया और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वो दोनों ही विषय आपकी स्क्रीन पर। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट पर बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी गंगा पर। और बड़ी खबर आपको देते हैं, उन्नाव पुलिस की लापरवाही पर डीजीपी साहब सख्त हो गए हैं। कल बवाल में पुलिस के तौर तरीकों पर डीजीपी नाराज हैं। एसपी ने थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया है। एसपी आनंद कुलकर्णी ने एएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है।
बवाल के बीच स्टूल और डलिया लगाकर बचाव करते दिखाई दिए थे पुलिसकर्मी। ये देखिए आप कैसे। और इसी प्रकरण पर डीजीपी नाराज हैं। उन्नाव पुलिस पर पथराव के मामले में लापरवाही पर एक्शन हुआ है। तौर तरीकों से उन्नाव पुलिस के बहुत नाराज है डीजीपी। और ऐसा लगता है बिकरू कांड के बाद भी कानपुर पुलिस और उन्नाव पुलिस ने कुछ ज्यादा सीखा नहीं। वीडियो में स्टूल और डलिया से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी। आप देखिए कैसे। अगली खबर उन्नाव से है। युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है। प्रेमी प्रेमिका को गुंडों ने घेर कर पीटा है। वैन के अंदर से गुंडों ने उसे बाहर निकाला है। घिनौनी करतूत का गुंडों ने वीडियो बना लिया है। बड़ी खबर, उन्नाव में युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है। प्रेमी प्रेमिका को गुंडों ने घेर कर पीटा है। वैन के अंदर से गुंडों ने बाहर निकाला है और इसका वीडियो भी बनाया है। और कृषि कानूनों के विरोध में बुलंदशहर से सैकड़ों की संख्या में किसान निकल पड़े हैं। बादलपुर की सब्जी मंडी पहुंच गए किसान। मंडी में किसानों ने क्षेत्रीय किसानों के साथ पहुंचकर इस आंदोलन को तेज करने की अपील की है और कहा है कि अब आंदोलन आर पार का होगा। किसानों का आरोप है कि फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। उन्हें मजबूरन साहूकारों को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है और इसीलिए किसान एमएसपी की गारंटी चाह रहा है। किसानों की मांग को लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने। कृषि कानून के विरोध में सैकड़ों की तादाद में किसान बुलंदशहर से गाजीपुर के लिए कूच कर चुके हैं। इस वक्त वो ग्रेटर नोएडा के बादलपुर स्थित मंडी में पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर किसान पंचायत कर रहे हैं और इस आंदोलन को कैसे तेज किया जाए उसकी रूपरेखा यहां पर तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब करो या मरो की स्थिति आ गई है, क्योंकि 6 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं इस कृषि कानून के विरोध में, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। इसीलिए राशन, पानी और रहने की व्यवस्था के साथ किसान लगातार जो है वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकले हुए हैं और धीरे धीरे जो क्षेत्रीय किसान हैं वो भी इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, किस तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने के बाद क्या कहेंगे? बस यही है जी कि हमारे किसानों को पेमेंट टाइम पे मिले और किसानों की जो मांग है वो पूरी करी जाए। अब बिल इतना बढ़ा दो, बताओ किसान कहाँ से दे कि फीस बालकन की दे के घर रही कहाँ करे। अब याते तो रोड पे ही उतरे, कचरा कच तो हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में किसान बैठे हुए हैं, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि इस आंदोलन को कैसे धार दी जाए ताकि सरकार उनकी बातों को सुने और उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिले, क्योंकि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और जो एमएसपी की गारंटी की बात सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि उनके साथ छलावा है और यही वजह है कि अब वो आर पार की लड़ाई के लिए घर से निकल चुके हैं। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का मामला, हेलट हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ ने बगावत कर दी है। मामले को लेकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पहले ही आमने सामने हैं। नाराज नर्सिंग स्टाफ ने सीएमएस डॉक्टर ज्योति सक्सेना के ऑफिस को घेराव किया उसका और हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास है, ऐसा कहा है नर्सेज ने। पूरे मामले में सच छिपाने की कोशिश हो रही है, नर्सेज ने यह भी कहा है। रतीश द्विवेदी हमारे साथ है। रतीश, क्या कहने का प्रयास है, असल में भावना क्या है? देखिए, दरअसल रेमडेसिविर मुर्दों को लगाने का मामला सबसे पहले एबीपी गंगा सामने लाया था और उसमें हमने देखा था कि प्राचार्य और उपाचार्य एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही थी कि जिम्मेदार इसके लिए कौन है। जब कार्रवाई हुई तो कार्रवाई में जो प्रिंसिपल उस समय कार्यवाहक थी डॉक्टर ऋचा गिरी, उनको रिपोर्ट जब सौंपी गई तो सिस्टर इंचार्ज मंजुलिका मिश्रा और फार्मासिस्ट नागेंद्र वाजपेयी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था और इनके निलंबन की प्रस्तुति कर दी गई थी। इसी बात से नाराजगी है कि जो छोटी मछलियां हैं उन पर कार्रवाई
की तलवार लटका दी जाती है, उन पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंचार्ज हैं, जो अधीक्षक हैं, उन पर कभी कार्रवाई नहीं की जाती। इसी बात का रोष था इन नर्सेस में, और नर्सेस CMS हेल्थ अस्पताल डॉक्टर ज्योति सक्सेना के दफ्तर पहुंचती हैं बड़ी संख्या में और उनका घेराव करती हैं। हाथ जोड़कर विनती भी की जाती है कि नर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर सभी जिम्मेदार लोग हैं, हर फ्लोर पर नर्सेस भी रहती हैं, फार्मासिस्ट भी रहते हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी रहते हैं और अधीक्षक भी रहते हैं। तो इसमें केवल कार्रवाई छोटे लोगों पर क्यों की जा रही है? सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इनका यही रोष था और अपने रोष को प्रकट किया गया है वहाँ CMS डॉक्टर ज्योति सक्सेना के सामने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में हेरिट हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ ने बगावत कर दी है। मामले को लेकर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पहले ही आमने सामने। और कानपुर से ही चौंकाने वाला एक और मामला सामने आया है। यहां पर कोरोना से 2 मरीजों की आंखें खराब हो गई हैं, जबकि इनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि भी नहीं। इसके बाद विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ गई है। यह सारा मामला कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से सामने आया है। कोरोना से 2 मरीजों की आंखें खराब हो गई, जिनमें ब्लैक फंगस भी डिटेक्ट नहीं हुआ था। 2 मरीजों की जांच में ब्लैक फंगस नहीं मिला, लेकिन इन्हें संक्रमण हुआ था, 2 हफ्ते पहले हुआ था और इनकी आंखें खराब हो गई। इन दोनों मरीजों की चिंता की बात, 2 मरीजों की आंखों की रोशनी गई। आंखों को भी नुकसान पहुंचा रहा है कोरोना। संक्रमण से आंखें खराब हो रही हैं। ब्लैक फंगस का केस नहीं है, लेकिन आंख खराब हुई है। कानपुर में यह प्रकरण सामने आ रहा है। 2 कोरोना मरीजों की आंखें खराब हुई, जिन्हें ब्लैक फंगस नहीं था। दो हफ्ते पहले इन्हें संक्रमण हुआ था कोरोना का। इधर गाजियाबाद के वैशाली में एक्सप्रेस ग्रीन सोसाइटी में एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों लोगों के होश फाख्ता हो गए। दोपहर में अचानक सोसाइटी की छत पर रखी पानी की सैकड़ों लीटर की टंकी फट गई। सोसाइटी की घटना का CCTV भी सामने आया है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि टंकी को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन RWA की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक छत से सैकड़ों लीटर पानी गिरा। एक्सप्रेस ग्रीन सोसाइटी वैशाली गाजियाबाद का प्रकरण। इसकी शिकायत रेजिडेंट्स का कहना है कि इससे पहले भी कई बार की गई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।